ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 6 बजे का हो रहा है वक्त। शुरुआत करेंगे एबीपी रिपोर्ट की एक बड़ी खबर के साथ। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में कार्रवाई लगातार जारी है, जांच की जा रही है और कार्रवाई यहां पर की गई है। चीफ जनरल मैनेजर समेत 4 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि राजीव मोदक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि चीफ जनरल मैनेजर बताया जा रहा है। जनरल मैनेजर विवेक सिंह, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ बार का जो मैनेजर राजवीर सिंघानिया है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर भी पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि अब तक मिली जानकारी के अनुसार जो नाइट क्लब का मालिक है वो फरार हो गया। बड़ा अग्निकांड होता है। परसों रात की ये बात, जब गोवा में नाइट क्लब में अचानक से आग भड़कती है। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन 25 लोगों की इस अग्निकांड में मौत हो गई और उसके बाद से एक्शन लगातार जारी है, जांच की जा रही है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें चीफ जनरल राजीव मोदक गिरफ्तार किया गया। जनरल मैनेजर विवेक सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर। साथ ही अभी तक मिली जानकारी के अनुसार जो नाइट क्लब का मालिक है वो फरार बताया जा रहा है। इन लोगों से पूछताछ हो रही है, क्योंकि बड़े सवाल इस अग्निकांड के बाद सामने आए। वो सवाल ये है कि क्या जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका पालन किया जा रहा था, तमाम नियमों का पालन इस नाइट क्लब के द्वारा किया जा रहा था या फिर नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक यहां पर कैसे हो गई कि इतना बड़ा अग्निकांड हो जाता है, 25 लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब जानने की कोशिशों में लगातार पुलिस भी जुटी हुई है। वहीं गोवा के नाइट क्लब में लगी आग का एक नया वीडियो सामने आ गया है। डांस के दौरान कोल्ड स्मोक से ये आग लगी, ये जानकारी सामने आई है और इसी की वजह से नाइट क्लब की सीलिंग को ये जो आग है उसने छू लिया और उसी के बाद आग फैलती चली गई और एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई। उस वक्त क्लब में डांस चल रहा था, डांसर डांस कर रही थी और पीछे ऑर्केस्ट्रा टीम भी मौजूद थी। देखिए, भयानक हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया और इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 पर्यटक भी शामिल हैं। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि क्लब के लोगों को वहां से भागने तक का मौका नहीं मिला। पूरा क्लब आग की लपटों में घिर गया और धू-धू कर जलने लगा। बताया गया कि वहां सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद ये आग तेजी से भड़की और पूरे क्लब में फैल गई। और यही वजह रही कि कई लोग अंदर ही फंस गए और झुलसने से उनकी मौत हो गई। देखिए, हादसे के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। राहत बचाव का काम यहां पर शुरू किया गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुट गए, लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं था, क्योंकि पूरा क्लब आग की लिपटों से घिरा हुआ था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आग इतनी तेजी से भड़की कि लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। पूरा क्लब आग और धुएं से भर गया। 11-12 के बीच में। आपको कैसे, मुझे आवाज कैसे आया, इसमें कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। हालांकि दमकल कर्मियों ने काफी कोशिश के बाद आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि नाइट क्लब की इमारत पूरी तरह जल चुकी थी। और देखिए, इस बीच गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे का एक वीडियो भी आया है सामने। इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग लगने के बावजूद लोगों ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, गोवा के नाइट क्लब में हुए भयानक आग हादसे की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है और इसमें कई तरह की लापरवाहियां सामने आई हैं। यही वजह रही कि क्लब मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, जबकि क्लब के मैनेजर समेत कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि शुरुआती छानबीन के दौरान क्लब के पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई। जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब में एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही था, जिससे कई लोग अंदर ही फंस गए, वो बाहर निकल ही नहीं पाए। साथ ही शुरुआती जांच में वेंटिलेशन और अलार्म सिस्टम भी संदिग्ध होने की बात कही गई। इस क्लब को सूखी लकड़ियों से बनाया गया था और ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था।
जिससे आग तेजी से फैली और कुछ ही देर में पूरा ढांचा धू कर जलने लगा। परिसर देखेंगे तो यहाँ पर फायर एग्जिट शायद नहीं था। फायर एग्जिट होना कंपलसरी होता है इस तरह की जगह पर, और ये फायर एग्जिट यहाँ पर नहीं था। एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट था, और जो सचिव बता रहे थे कि कुछ मिनटों में ही आग फैल गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी माना कि क्लब ने फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया था। जो इलीगल या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट हो। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री खुद प्रमोद सावंत देर रात मौके पर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया और साथ ही इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी उन्होंने दिए। लेकिन कांग्रेस ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटकर ने इस घटना को प्लान्ड मर्डर बताते हुए सीएम और दूसरे मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की। गोवा में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद गोवा में इलेक्शन है। पिछले 14 साल में हमने देखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा को नष्ट करने में तुली हुई है। वहीं सीएम प्रमोद सावंत ने जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। की डेथ हो चुकी है, उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी, और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल लोगों को पूरी मदद का भरोसा दिया। तो गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे में 25 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे राशि का भी ऐलान किया। खबर यह है कि मरने वालों में 20 क्लब के कर्मचारी थे और साथ ही 5 पर्यटक थे। 7 शवों की पहचान हालांकि अब तक नहीं हो पाई है, उनका डीएनए टेस्ट होगा। 4 शव बुरी तरीके से झुलस गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, गोवा में आग लगने की दुखद घटना में कई कीमती जाने गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताते हुए कहा, मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया और कहा कि निष्पक्ष जांच से जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये पक्का होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। आइए अब आपको दिखा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के पंडारा रोड इलाके में पथराव का आरोप लगाया गया है। भजन कीर्तन कार्यक्रम पर यह पथराव करने का आरोप लगा है। भजन कीर्तन कार्यक्रम में कांच भी फेंकने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि भजन कीर्तन का ये जो कार्यक्रम है वो चल रहा था, उसी दौरान पत्थर, ईंट और कांच फेंके गए, जिसकी वजह से एक महिला घायल भी बताई जा रही है। हालांकि अब पूरे मामले की यहां पर जांच की जा रही है। यहां पर मौजूद लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि किसी ने जानबूझकर ये पत्थर फेंके और कार्यक्रम में बाधा डालने की यहां पर कोशिश भी की गई। दिल्ली के पंडारा रोड पर ये जो कार्यक्रम है वो चल रहा था, भजन कीर्तन का कार्यक्रम। कई लोग मौजूद थे और उसी पंडाल पर पथराव का आरोप लगाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ये दावा किया है कि लुटियंस दिल्ली के पंडारा पार्क इलाके में राधा रानी के विवाह की मंगल बेला का एक कार्यक्रम जो है वो चल रहा था और यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया उस वक्त जब कई लोग जो है वो इस धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा लेने के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। हम इस वक्त उसी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और ये आपको जो चौकी जो है वो दिख रही है, ये वही कार्यक्रम स्थल है। यहीं से जो है पूरी राधा रानी विवाह का जो कार्यक्रम है वो जो है वो यहीं से संचालित हो रहा था। और इस चौकी के आगे ये जो आप इलाका एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अचानक जैसा कि दावा किया है विनोद बंसल ने कि उनके ऊपर जो है वो पत्थर और कांच के जो गिलास हैं वो फेंके गए। इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर में से एक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर दरबार लगा था पूरा जी। इस साइड पे वो बैठे थे, जो लोग नहीं बैठ पा रहे थे उनकी चेयर्स यहाँ पे लगाई हुई थी। तो यहाँ पर जो बैठे थे सबसे पहले वहाँ से एक नारियल आया, हरे रंग का नारियल। कितने बजे की बात हो गई है? ये 5:30 पौने 6 के करीब की बात है जी। तो उसके हाथ पे लगा तो हमने बड़ा इजी लिया कि शायद कोई ऐसी बात नहीं, कई बार गिर जाता है, कुछ आ जाता है, आगे होगा। वहाँ से एक ईंट फेंकी गई,
तो ईंट फेंकने के बाद सभी में अफरा तफरी मच गई कि ईंट कहाँ से आ गई। क्या एक्शन आप लोग लेंगे? चूंकि आप ऑर्गेनाइजर थे तो आपकी तरफ से क्या? सर ऑब्वियसली अगर मेरे किसी भी रिलेटिव को कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरा तो ये होगा ना कि उसको एटलीस्ट उसकी जांच प्रॉपर वे में हो, उसको पता लगे कि कौन लोग हैं, किसने ऐसा अटैक किया। जो हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं उसके लिए भी उन लोगों को ऑब्जेक्शन है, कौन लोग हैं वो। ठीक है, तो देखिए ये हैं ऑर्गेनाइजर। और एक बार हम आपको बता दें कि यहाँ पर 3 दिन से जो कार्यक्रम है, राधा रानी के विवाह का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था। और जब आज तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के करीब जब ये कार्यक्रम जो है वो को सुनने के लिए जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो फिर जैसा कि ऑर्गेनाइजर का कहना है कि इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ से जो नारियल है, जो पत्थर है और जो कांच के जो गिलास हैं वो जो है वो इसके यहाँ पर इस शामियाने के ऊपर जो है वो फेंका गया। और फिर अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको भी इस घटना में जो है वो चोट आई है। एक महिला को काफ़ी चोटें आई हैं जिसका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जो जांच है वो दिल्ली पुलिस की ओर से जो है वो की जा रही है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज संसद में चर्चा होनी है। बड़ी खबर हम आपको बता दें वंदे मातरम की, क्योंकि 150वीं वर्षगांठ है, ऐसे में संसद में यह जरूरी चर्चा होगी और 10 घंटे का वक्त लोकसभा में चर्चा के लिए तय कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कल राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र इस वक्त चल रहा है और ऐसे में संसद में आज 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आज संसद में चर्चा होगी। लोकसभा में आज चर्चा होगी, कल राज्यसभा में चर्चा होगी। बता दें कि लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त तय किया गया है और पीएम मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत पीएम करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर कल चर्चा होगी, लेकिन लोकसभा में यह चर्चा आज होगी। इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे कि 150 साल इसको लेकर हो गए हैं पूरे, तो अब चर्चा आज इसको लेकर होनी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत के 2 पद लिखे। वंदे मातरम का पूरा सफर हम आपको बता रहे हैं। और 1882 की बात करें तो 6 पद वाला पूरा गीत उपन्यास आनंद मठ में छपा। 1896 की बात करें तो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में औपचारिक रूप से इस गीत को गाया गया और 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम की चर्चा हुई। अब देखिए वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू हो जाएगी और चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता चर्चा में हिस्सा लेंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि जैसे ही चर्चा शुरू होगी देश के सामने नेहरू की सच्चाई सामने आ जाएगी। कल जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर, मुझे लगता है द लेगेसी ऑफ नेहरू विल अगेन बी सब्जेक्टेड टू एक्सपोजर कि आखिरकार नेहरू क्या थे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके रग रग में वंदे मातरम है। देश की आजादी की लड़ाई में और भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन अंग्रेजों का साथ दे रहा था। आज वंदे मातरम का उनको याद आ गई है। अरे तो वंदे मातरम तो हमारे रग रग में बसा है। चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी कल दोपहर 12 बजे से करेंगे। वहीं इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन को संबोधित करेंगे। देखिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों से आए करीब 150 से ज्यादा बड़े साधु संत शामिल हुए। गीता पाठ के लिए पूरा ब्रिगेड ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। दावा है कि इस आयोजन में करीब 5 लाख सनातन धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोगों का जुटना शुरू हो गया था। किसी के हाथों में देश का झंडा है तो किसी के हाथों में भगवा लहरा रहा है और वो लोग यहाँ पे आए हैं। कोई हाथ में शंख लेकर आए हैं, कोई हाथ में गीता लेकर आ रही है। गीता पाठ में भाग लेने पहुंचे साधु संतों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया, तो आम लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। बड़ी संख्या में लोग जमीन पर बैठकर गीता पाठ करते दिखे। पूरा माहौल भक्तिमय था। भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में लीन होकर साधु संत डमरू बजा रहे थे, तो कोई हरे राम हरे कृष्ण का गीत सुना रहा था। और
देखिए, गीता पाठ से पहले भूमि पूजन भी किया गया। इस आयोजन में ज्ञानानंद महाराज जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री साध्वी ऋतंभरा ने भी गीता पाठ किया और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी ब्रिगेड ग्राउंड में सभा को संबोधित किया। लाखों भीड़ के सामने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवत गीता का पाठ किया। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। साध्वी ऋतंभरा भी गीता पाठ करने मथुरा से कोलकाता पहुंची थी। साध्वी ऋतंभरा ने सार्वजनिक गीता पाठ को शुभ बताते हुए कहा, जब हमारी सामूहिक शक्ति होती है, सज्जन जब सम्मिलित होते हैं तो धर्म की जय जयकार होती है। सनातन संस्कृति संसद ने हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए पंच लाखों कोठे गीता पाठ का आयोजन किया। कोलकाता में आयोजित गीता पाठ कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी शामिल हुए। इस मौके पर बंगाल के राज्यपाल ने कृष्ण के उपदेशों का जिक्र करते हुए कहा, कृष्ण अर्जुन को इंगित करता है, कर्म करो अर्जुन, कर्म करो। बंगाल कर्म करने के लिए तैयार है। बंगाल धार्मिक एरोगेंस के खत्म करने के लिए तैयार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, कोलकाता के इस पूरे कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन आयोजकों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन गीता पाठ के बहाने बीजेपी नेताओं ने बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाने वालों पर प्रहार किया। इस गीता पाठ में एक और जहां संतों का जमावड़ा था, तो वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष के साथ कई नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा, एक बार विभाजन हुआ है देश का, उसमें लाखों परिवार बलि चढ़ गया है, फिर दोबारा उसी तरफ जा रहा है। बाबरी मस्जिद बंगाल में ही बन रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि हिंदू को एक करना चाहिए और गीता ही सबसे अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से सबको जोड़ा जा सकता है। गुजरात एक दर्दनाक हादसे से दहल उठा, जहां के भरूच में मजदूरों से भरी एक नाव पलट गई। इस रूह कपा देने वाले हादसे में एक मजदूर की मौत और 48 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। देखते ही देखते पलट गई नाव। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जम्बूसर के आसरसाड़ा गांव में मजदूरों से लदी नाव समुद्र की तरफ बढ़ती दिखी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही नाव अचानक पलट गई और सारे मजदूर एक साथ समुद्र में जा गिरे। कई नाव के नीचे दब गए। जो सुरक्षित बचे वो अफरा तफरी में भागते दिखे। इस बीच बाकी सब तो किसी तरह निकल गए, लेकिन एक मजदूर नाव के नीचे दबा ही रह गया और उसकी मौत हो गई। सभी मजदूर ओएनजीसी की ऑयल ड्रिलिंग के लिए नाव से जा रहे थे। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं यूपी और मध्य प्रदेश के बाद खाद की किल्लत अब राजस्थान में भी देखी जा रही है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नसीब नहीं हो पा रही। किसानों की चिंताएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि रबी फसलों की बुआई का मौसम चल रहा है, लेकिन खाद के नाम पर सिर्फ इंतजार के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। इधर किसान खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। अभी तो हम 2-3 दिन से रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे, तो क्या जवाब मिल रहा है आपको खाद के लिए? हाँ, आ रही गाड़ी अभी आ रही है। हमको खाद की परेशानी आ रही है। हम लाइन से लगे हुए कम से कम 5 दिनों को है। सब जनता परेशान हो रही है खाद के लिए। लाइन में लगता है 2-3 घंटा लग जाता है। कहाँ मिल रही है खाद? क्यों 3 घंटा लाइन में लगे, जब एक कट्टा मिलते हैं बाजार से लाओ 350-400। सिर्फ झालावाड़ में ही नहीं, अलवर में भी किसान और उनके परिजन सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। खाद नहीं मिलने पर यहां किसानों ने हंगामा कर दिया। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान से सियासी बवाल हो गया। सिद्धू की पत्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ रुपए देता है। नवजोत कौर से उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल किया गया था, कांग्रेस में उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। इस सवाल का जवाब देते हुए नवजोत कौर ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। पत्रकारों ने पूछा कि क्या उनसे पैसे की डिमांड की गई थी, तो नवजोत कौर ने कहा, नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो पूरा मॉडल है वो एक भ्रष्टाचार का मॉडल है, जिसमें वो अपने खुद के वर्कर्स को लूट कर अपनी लैविश लाइफस्टाइल को फंड करते हैं। प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि राहुल सोनिया ने हरियाणा और बिहार में भी यही किया। गांधी वाड्रा परिवार को भ्रष्ट बताया।
और आइए बात करते हैं झांसी की, जहां पर मंदिर के पुजारी की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। 3 हमलावरों ने अचानक पुजारी पर हमला कर दिया और पीट कर मार डाला। हमले की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। हमलावर तेजी से आया और जमीन पर पड़े पुजारी पर अचानक माइक स्टैंड से हमला कर दिया। जब तक वहां बैठा व्यक्ति बचाव करता, तब तक हमलावर ने लोहे के माइक स्टैंड से 2 बार प्रहार कर दिया। इस हमले के बाद पुजारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये वीडियो झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र का है। माता मंदिर में पुजारी पूजा की तैयारी कर रहे थे। वहां भजन कीर्तन के लिए ढोलक और माइक की व्यवस्था की गई थी। उसी दौरान 3 हमलावरों ने पुजारी विशाल कुशवाहा पर अटैक कर दिया। सीसीटीवी की मदद से हत्या के 3 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। क्या हो अगर आप अपनी नई थार गाड़ी को लेकर सड़क पर पूरे टशन के साथ चल रहे हो और अचानक उस गाड़ी में आग लग जाए। केरल के पलक्कड़ में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कार को खरीदे सिर्फ 3 दिन हुए थे, अचानक धुआं निकलने लगा और पल भर में ही पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। कार में ड्राइवर समेत 2 और लोग सवार थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा कोझिकोड पलक्कड़ नेशनल हाईवे पर करीब 4:30 बजे हुआ। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। और आइए बात कर लेते हैं जयपुर की, जहां पर चंद सेकंड्स के अंदर एक बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। जिस बिल्डिंग को गिराया गया है, वो बिल्डिंग दरअसल निर्माणाधीन थी और कई दिनों से वो एक ही तरफ झुकी हुई थी। सिर्फ 5 सेकंड में बिल्डिंग का नामो निशान मिट गया। 5 मंजिला बिल्डिंग जो कि होटल के लिए तैयार हुई थी, वो 5 सेकंड में मिट्टी में मिल गई। मालवीय नगर इलाके की इस इमारत की रंगाई पुताई भी हो चुकी थी। होटल का उद्घाटन होता, उससे पहले वो एक तरफ झुक गई। डर था कि कहीं ये गिर न जाए, इसीलिए प्रशासन ने पहले बिल्डिंग गिराने का नोटिस दिया और फिर आसपास के इलाकों को खाली कराया, जिसके बाद कई जेसीबी की मदद से बना बनाया होटल गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग को गिराया गया, वहां आबादी से भरा हुआ इलाका है। अब मलबे को हटाकर बंद रास्तों को खोला जा रहा है। बात कर लेते हैं आप छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां पर एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और खुदकुशी करने से पहले परम तिवारी नाम के युवक ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने आत्महत्या करने की वजह और जिम्मेदार लोगों का नाम भी बताया। और कुछ देर में फांसी लगाकर जान दे दी। खुदकुशी की सूचना पर अंबिकापुर की पुलिस तुरंत युवक के घर पहुंची और फांसी के फंदे से लटकते युवक की बॉडी को नीचे उतारा। पुलिस ने जब फांसी लगाने की वजह की पड़ताल की, तो युवक के मोबाइल से एक वीडियो मिला, जिसमें दोस्त के लिए झगड़े की बात सामने आई। अग्रसेन चौक जैसे ही क्रॉस किए, तो जो लड़का है वो आगे जाकर के उससे लड़ाई कर लिया विक्रांत से। मैं और राजेश हम लोग जाकर के उसको बचाए। अब उसके बाद मैंने उसको बोला कि तू घर जा, और फिर हम लोग घर आ गए। आरोप है कि इसके बाद झगड़ा करने वाले लड़के परम तिवारी के घर पहुंचे और मारपीट की। मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे पापा को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे भाई को और मेरे को मारने का धमकी दे रहे हैं। अपनी पीड़ा सुनाने के बाद परम ने वीडियो में उन लड़कों का भी नाम रिकॉर्ड किया, जिनकी वजह से खुदकुशी करने का फैसला लिया। अगर मेरे को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार छोटू पंडित और छोटू मिश्रा, बुद्धि पंडित, विक्रांत मिश्रा, प्रांजल मिश्रा, ये लोग मेरे मौत के जिम्मेदार होंगे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। इंडिगो की फ्लाइट्स की समस्या लगातार 5वें दिन भी पूरी तरीके से सुलझी नहीं है। लोग एयरपोर्ट्स के अंदर अपनी फ्लाइट के लिए भटकते हुए नजर आए, परेशान दिखे। और देखिए, आज भी देश के बड़े शहरों में फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती है, क्योंकि कल दिन भर यह सिलसिला जारी रहा। और फिर वही हुआ जो बीते 4 दिनों से हो रहा था। लोग परेशान होकर इधर उधर भटकते रहे। कि आपने कोई मैसेज नहीं दिया। मैंने इनके इंडिगो के ऑफिस में बात की, तो कहने लगे कि नहीं, दिस आई कैन नॉट हेल्प, इसमें कोई हम आपकी मदद नहीं कर सकते हो और आपकी ये फ्लाइट कैंसिल है। आज भी यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचकर ही फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी मिली। हमारा फ्लाइट मेक माई ट्रिप में कैंसिल दिखा रहा था, लेकिन उनका जो साइट होता है, इंडिगो का साइट होता है, वहाँ पे अभी भी कंफर्म दिखा रहा है। और लाइव ट्रैकर जब वो कर रहे हैं तो दिखा रहा है कि फ्लाइट विल बी डिपार्टेड इन अनदर 4 आवर्स, समथिंग लाइक दैट। यानी समस्या अभी भी बनी हुई है। इधर सरकार की तरफ से कहा गया कि सारे एयरपोर्ट्स क्लियर हो गए हैं और अभी फिजिकली जाके देखेंगे तो हर जहां नॉर्मल सी जैसा आ गया है, बट ऑपरेशंस थोड़े कर्टेल कर लिए। लेकिन ये फर्क इतना है कि इसकी वजह से लोग अपना काम धाम छोड़कर एयरपोर्ट पर भटकने को मजबूर हैं।
देखिए, जिस नॉर्मलसी की बात जिम्मेदार लोग कर रहे हैं वो अभी तक एयरपोर्ट्स में पूरी तरीके से दिखी नहीं है। इंडिगो के कई यात्री देश भर के एयरपोर्ट्स पर भटकते हुए नजर आए। हजारों रुपए खर्च कर फ्लाइट लेने वाले लोग अब अपनी रात दिल्ली एयरपोर्ट में गुजारने को मजबूर है। कुछ व्यवस्था नहीं होटल की कहीं? जी नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं है होटल के। ना फ्लाइट की जानकारी? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। हम दुबई से आया है और इन्हें तो कोलकाता जाना है, लेकिन फ्लाइट ना होने की वजह से 3 दिन से अटके हुए हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है, कोई खाने पीने की कुछ भी नहीं है। अभी तो कितने मुश्किल से गुजर रहा हम लोग इधर। इंडिगो ने अपने प्रेस नोट में एक सॉरी के साथ कहा कि वो जल्द से जल्द चीजों को नियंत्रण में ले रहे हैं। बहरहाल इंडिगो की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि वी आर सॉरी, लेकिन क्या सॉरी कह देने से इन तमाम लोगों की परेशानी का हल निकल जाएगा? सूत्रों के मुताबिक इंडिगो और सरकार के बीच 1 घंटे तक बैठक भी चली, जिसमें सरकार ने उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार इंडिगो से नाराज है और ऐसा माना जा रहा है एयरलाइंस के नियमों को मनाने की बजाय मनमानी की जा रही है और इसलिए अब इंडिगो को 2 कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया। मणिपुर में हालात को नियंत्रित रखने वाला एक जवान ड्यूटी पर देरी से पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी एयरपोर्ट में फंसा है। अगर रीशेड्यूल करते जा। जवान है आप सेना? हाँ, मैं सेना का जवान हूँ। तो पोस्टेड? मैं मणिपुर में हूँ सर। जवान ने बताया कि उनके और साथी भी फंसे हैं। तो इसमें सेना का एक जवान नहीं है, कम से कम 150 से ऊपर जवान पड़े हुए हैं। ड्यूटी में हम मतलब 10 मिनट भी लेट नहीं कर सकते जब हमने अपने ज्वाइनिंग में ज्वाइन करना होता है। सेना के साथ आईटीबीपी के जवान भी फ्लाइट के इंतजार में घंटों परेशान होते रहे। तमाम जो लोग हैं अपना सामान लेकर यहाँ पर बैठे हैं, घंटों से बैठे बात कर लेते हैं आईटीबीपी से। कोई आपको जानकारी नहीं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं दिया अभी बता रहे हैं, ऐसे इसमें बता रहे हैं कि 11:30 बजे जाएगी फ्लाइट, बाद में कैंसिल होगी या क्या होगा वो पता नहीं सर। नाराजगी तब और बढ़ती है जब काउंटर पर जाकर पता चलता है कि काउंटर में बैठे लोगों को तक नहीं पता कि फ्लाइट जाएगी या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।